हेलो फ्रेंड्स। तो विजन आईएएस का 28 जनवरी 2023 के जो करंट अफेयर्स हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये कल न्यूज़ में आया था। इंडिया ने जो है पाकिस्तान को नोटिस भेजा है, जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है, ठीक है, जो हमारी 1960s में हुई थी, 1960 में हुई थी, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी। उसमें क्या है, जो आपकी जो इंडस रिवर सिस्टम है, ठीक है, तो स ब र चैन झेलना और इंडस, देखो ये सतलुज, ब्यास, रावी, तो ये तीन नदी जो हैं इनका जो कंप्लीट जो विड्रॉ कर सकता है वाटर वो इंडिया के पास है, ठीक है। देन इंडस जो है मेन इंडस नदी, देन आपकी है झेलम और चेनाब, ये तीनों जो है वो पाकिस्तान में फ्लो होती है, लेकिन इसका कुछ परसेंट वाटर जो है वो इंडिया भी यूज़ कर सकता है एंड रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पानी को आप स्टोर नहीं करते हो, इस तरीके से होता है कि आप उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा आप स्टोर नहीं करते, आप पानी को इतना रोकते नहीं हो उसमें एक लिमिट से ज़्यादा, एंड क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली नदियां हैं ये आपकी मेनली पाकिस्तान की हैं, और ये जो नीचे तीन हैं स ब र ये आपकी जो है इंडिया से रिलेटेड हो गई, ठीक है। तो ये मैप में भी आप देख सकते हो, ये रही सतलज, ठीक है, जो कि आपकी स्टार्ट होती है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, मतलब स्टार्ट तो चाइना के वहाँ से आ रही है, माउंट ये देखो यहाँ से इनिशिएट है तिब्बत से एंड मानसरोवर लेक के पास से, ठीक है। देन ब्यास, देन रावी, ये तीन जो हैं ये नदियाँ जो ये बॉर्डर से फ्लो होती है बाद में, ठीक है। तो इन तीनों का सतलज, ब्यास एंड रावी, ये तीनों तो जो हैं इंडिया के पास इनका कंट्रोल है। देन चेनाब अगेन हिमाचल से स्टार्ट होती है। देन आपकी झेलम जो कि श्रीनगर ये वूलर लेक से होते हुए ये आपकी वेरीनाग कश्मीर से एक्चुअली स्टार्ट होती है, वेरीनाग, ठीक है, झेलम। और आपकी इंडस, इंडस भी आपकी मानसरोवर लेक के पास से आती है, ठीक है, ये उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। तो ये जो है ऊपर की चेनाब, झेलम एंड इंडस, ये इनका जो मेन जो है पानी वो आपका पाकिस्तान यूज़ करता है, इंडिया उसका कुछ परसेंट ही अपने पास यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो अब न्यूज़ में हम देखते हैं कि क्या है। इंडिया ने जो है नोटिस इशू किया है इन व्यू ऑफ द पाकिस्तान नॉन कंप्लायंस इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट ओवर द किशन गंगा। किशन गंगा जो है आपकी जो झेलम नदी है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, ठीक है। तो ये जो झेलम है जहाँ से ये वेरीनाग कश्मीर से इनिशिएट होती है, इसी की ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, और इंडिया जो है किशन गंगा प्रोजेक्ट मतलब वर्क कर रहे हैं उस पर, एंड दिस वन रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर। तो चेनाब पे है रैटल, ठीक है। दोनों ही आपके जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, दोनों ही आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो आपका झेलम और चेनाब दोनों ही जो रैटल है और प्लस आपका किशन गंगा दोनों ही जम्मू कश्मीर में है। नाउ इंडिया इज अलाउड टू कंस्ट्रक्ट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट फैसिलिटीज़, ठीक है। सो इंडिया इज अलाउड टू कंस्ट्रक्ट द हाइड्रो पावर प्लांट फैसिलिटीज ऑन ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम एंड चेनाब रिवर्स विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस अंडर दिस। तो जो हमारी ट्रीटी हुई थी उसी में बोला गया था, उसी में कुछ कंडीशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ बोला था कि येस इंडिया जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट फैसिलिटी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो बना सकता है, ठीक है। अब इसमें जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें 2 लेवल का फेज़ में जो है आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो रेजोल्यूशन में 2 लेवल होते हैं, ठीक है। एक तो क्या वर्ल्ड बैंक वाला जो हाई लेवल पे है, और एक जो है वो बिलो। तो देखो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 9 ऑफ दिस, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द आर्टिकल, इस ट्रीटी में इज अ ग्रेडेड मैकेनिज्म, ओके 3 लेवल है, नॉट 2 बट 3, ठीक है, 3 लेवल मैकेनिज्म है। देखो 3 लेवल कैसे है, तो पहला जो है दे आर हैंडल्ड बाय द 2 वाटर, जो आपके इंडस वाटर कमिश्नर है, एक इंडिया की तरफ से और एक पाकिस्तान की तरफ से, तो पहले वो देखेंगे, ठीक है। अगर आपके कुछ डिफरेंसेस है तो वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाएगा बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जो है एक न्यूट्रल एक्सपर्ट
जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, जिन्हें, ठीक है, अगर उससे भी रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर आपका जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है 7 मेंबर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है हु स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये दोनों एक्चुअली वर्ल्ड बैंक के लेवल पे हो गए और ये आपके इंडिया के लेवल, इंडिया पाकिस्तान के कमिश्नर लेवल पे हो गए, ठीक है। तो मेन जो है आपका ये दोनों ही हुए, मतलब इसमें तो कहाँ इतना डिस्प्यूट रिजॉल्व होता होगा। तो आई होप ये समझ आ गया। देन इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखो, वर्ल्ड बैंक रोल इज लार्जली प्रोसीड्यूरल एंड लिमिटेड टू डेजिग्नेटिंग द न्यूट्रल एक्सपर्ट्स और चेयर ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। वो सिर्फ एज अ प्रोसीड्यूरल रोल है, प्रोसीजर को फॉलो करके, ठीक है। देन इंडिया हैज़ इन्वॉक्ड एक आर्टिकल 12(3), ठीक है। ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि आर्टिकल 12 क्लॉज 3 जो है ट्रिटी का, वो इन्वॉक किया है, प्रोविजन टू अमेंड द ट्रिटी, ठीक है, कि हम ट्रिटी को अमेंड करना चाहते हैं। तो इट कैन बी अमेंडेड और टर्मिनेटेड ओनली विद द ड्यूली रेटिफाइड ट्रिटी बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है। 2015 में पाकिस्तान ने अपॉइंटमेंट बोला था कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाए टू एग्जामिन द टेक्निकल ऑब्जेक्शंस टू किशन गंगा एंड रेडल। तो पाकिस्तान ने 2016 में वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया कि आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाला कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आप बनाओ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेटर जिसमें 7 मेंबर हमने यहाँ पे पढ़ा ट्रिब्यूनल। देन वेयर एज इंडिया आज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यूट्रल एक्सपर्ट, ठीक है। तो यही इशू चल रहा है कि इंडिया ने बोला कि जब हमारे पास ग्रेडेड मैकेनिज्म है तो पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट आना चाहिए। तो उन्होंने पहले अपॉइंटमेंट न्यूट्रल एक्सपर्ट की बोली थी, लेकिन फिर सीधा ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन 3rd लेवल पे पहुंच गए। तो इंडिया ने बोला कि नहीं, न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड देन लेकिन जो पाकिस्तान की, और बोला कि पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है वायलेटेड द ग्रेडेड मैकेनिज्म, ठीक है। सो 2022 में वर्ल्ड बैंक रिज्यूम द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग एनी यानी न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड चेयरमैन फॉर जो है आपका कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो ये आपका जो है डिस्प्यूट चल रहा है। अब इसमें क्या है कि इसीलिए इंडिया ने जो है नोटिस भेजा है पाकिस्तान को कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये 1960 में साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा। वर्ल्ड बैंक गारंटर थे, 3rd पार्टी गारंटर, एंड ये आपके राइट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द कंट्रीज उसको डीलिमिट करते हैं कंसर्निंग द यूज ऑफ वाटर। ये वेस्टर्न जो रिवर्स है इंडस, झेलम एंड चिनाब ऊपर वाली, ये देते हैं पाकिस्तान को, एंड ईस्टर्न वाली जो है वो मैक्सिमम एरिया जो है आपका इंडस बेसिन का वो आपके पाकिस्तान में, फॉलोड बाय इंडिया, चाइना एंड अफगानिस्तान। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि टोटल इंडस बेसिन का बता रहा है कि सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है, पानी जहाँ से फ्लो करता है। देखो ये तो वैसे भी दिख रहा है, सबसे ज़्यादा आपका पाकिस्तान, देन आपकी इंडिया, एंड कुछ परसेंटेज एरिया जो है वो आपके चाइना, एंड कुछ परसेंटेज आपका अफगानिस्तान में भी है, ठीक है। कैसे, ये रहा, ठीक है। और इंडस सिस्टम में तो उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह भी आ गई तो वो भी हो सकती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़। ये वाली न्यूज़ देखते हैं, ठीक है। देखो, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, ये एक यूएस बेस्ड थिंक टैंक है। इन्होंने प्रोजेक्ट किया है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ बैटरी स्टोरेज एसेट्स इन इंडिया, ठीक है। तो बैटरी स्टोरेज एसेट्स की काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी, ऑब्वियस है। इंडिया वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो बैटरी स्टोरेज एसेट्स की ग्रोथ तो बनती है, हो भी सकती है बिल्कुल। तो इन्होंने प्रोजेक्ट किया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होएगी, ठीक है, इन द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होते हैं, रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, है ना, एनर्जी स्टोर कर सकती है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज एंड डिस्चार्ज इट व्हेन नीडेड। नॉर्मल जो बैटरीज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी हम जो है कोई भी व्हीकल जैसे स्कूटी हो गई, तो फिर उसको बाद में रात में या जब भी उसको हम दिन में या जब भी, मतलब जब यूज़ नहीं करें तो हम उसको चार्ज करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका पावर जो है स्टोर हो जाती है बैटरीज में ना, दिस इज़ द नॉर्मल थिंग। तो बैटरी क्या होती है, ऑब्वियसली इट इज़ अ रिचार्जेबल बैटरी। इसमें आपकी 1 और more बैटरीज एंड कैन बी यूज टू बैलेंस द इलेक्ट्रिक ग्रिड, प्रोवाइड द बैकअप पावर एंड इम्प्रूव द ग्रिड स्टेबिलिटी। लिथियम आयन बैटरीज, ये देखो, लिथियम आयन बैटरीज जो होती है आपके मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक कार्स में यूज़ होती है, एंड दे आर करेंटली डोमिनेट दी स्टोरेज टेक्नोलॉजी फॉर लार्ज स्केल प्लांट्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है वो लिथियम आयन बैटरीज ही है।
ठीक है, टू हेल्प द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंश्योर, छोड़ो, सिग्निफिकेंस क्या है, इंश्योर्स पीक टाइम पावर सप्लाई, ऑब्वियसली कि आपको पावर सप्लाई मिलेगी, बैटरी स्टोरेज, राउंड द क्लॉक पावर है, ठीक है, इंटरमिटेंट नेचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि देखो क्या है कि जब सोलर एनर्जी की एक इन जनरल बात करो, जो आप सोलर एनर्जी पे पुश दे रहे हो, सन तो एक ही पर्टिकुलर टाइम पे आता है, ठीक है, अगर आप उसकी एनर्जी को स्टोर नहीं करोगे तो आप रात में अगर नाइट में या जब भी सन की अवेलेबिलिटी नहीं है, लो है इवनिंग में, तो आप उसको यूज़ कैसे करोगे, बट तो सन तो नहीं होते ना उस टाइम, तो रिन्यूएबल एनर्जी तो इंटरमिटेंट सोर्स, हर वक्त तो विंड नहीं चलती, ठीक है, तो ये इसीलिए बैटरी में स्टोर की जाती है इनकी एनर्जी एंड देन उसको अच्छे से यूज़ किया जाता है, इसीलिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम का इन जनरल ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है, कि राउंड द क्लॉक पावर मिलेगी, एक्सपेंसिव ट्रांसमिशन की लेस रिक्वायरमेंट होगी, क्यों, क्योंकि आपने उसी जगह पे बैटरी में एनर्जी स्टोर कर ली, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो इन जनरल जो आपके मान लो कि ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं अभी, बहुत सारे ऐसे बहुत स्मॉल विलेजेस हैं जैसे इन द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, जहाँ पे जो है लाइट अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है, बट वहाँ पे जो है स्टार्ट किया जा रहा है सोलर पावर प्लांट्स, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एट वहाँ पे ही उसी पर्टिकुलर एरिया में ही आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है मिल जाएगी, उनका जो है कुछ एक बल्ब एंड वन इलेक्ट्रिक फैन, सॉरी ये आपकी जो है मोबाइल चार्जिंग स्टेशन टाइप, मतलब कुछ एक थोड़ी बहुत जो रिक्वायरमेंट होती है एक पर्टिकुलर होम की, वो आपकी सोलर एनर्जी से पूरी हो रही है, ठीक है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप उसको बैटरी में स्टोर कर रहे हो। फास्टर रिस्पॉन्सेज फॉर बैलेंसिंग द ग्रिड, वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी रेगुलेशन देन कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, ठीक है, तो फिर हम देखते हैं इसमें, मतलब एक्चुअली एक सेकेंड ना, इसका मतलब ये है, ये थोड़ा टेक्निकल सा हो गया कि जो आपकी जो ग्रिड होती है, ग्रिड सिस्टम, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जिन वायर से जाती है ना, तो वो एक सेटअप भी तो किया जाता है कि इस टावर से लेके इस टावर से वायर्स जाती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं या अबव द ग्राउंड भी हो सकती हैं, फिर वहाँ से एक और ग्रिड बनाया जाता है, तो ये ग्रिड सिस्टम की बात कर रहा है कि जब आपको बैलेंस करना हो ग्रिड को, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से बैलेंसिंग, तो वो कोल फायर्ड पावर प्लांट से जो जनरेट होती है उससे ज़्यादा ये फास्ट तरीके से आपके रिन्यूएबल एनर्जी जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है उसमें ज़्यादा फास्ट रहता है, ठीक है। देन इश्यूज विद दिस एब्सेंस ऑफ टाइम ऑफ द डे प्राइसिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इन इंडिया हैम्परिंग द इन्वेस्टमेंट, तो अभी एक प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो नहीं है, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है आपकी डिले हो जाती है। अंडर द टीओडी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम ऑफ द डे, ठीक है, तो जैसे एक्सपेंसिव पावर ड्यूरिंग द पीक डिमांड एंड लेस एक्सपेंसिव ड्यूरिंग द ऑफ पीक, तो इन जनरल जो मार्केट सप्लाई, अभी एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स नहीं है, आपके डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चल रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट हैम्पर हो रहे हैं। लो मिनरल रिजर्व ऑफ लिथियम कोबाल्ट, ठीक है, तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो इंडिया में आपके कम है, तो ये वैसे कहाँ से आता है, मोस्टली आपके जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी है, देन आपके साउथ अमेरिका में, जो साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्रीज़ है, ब्राज़ील है, आई थिंक चिले है, एक बार ये चेक करना पड़ेगा कौन सी कंट्रीज़ थी, बट साउथ अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये दो हैं लिथियम के सप्लायर मेन। इनिशिएटिव्स टू प्रमोट द BESS, ठीक है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, क्या इंडिया ने लिए है, नेशनल मिशन ऑन द ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज, ये आपका जो है ये इनिशिएटिव है, इसको प्रमोट करने के लिए। देन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है डोमेस्टिक बैटरी स्टोरेज प्रोडक्शन के लिए, एंड इंडिया ने ड्राफ्ट किया था नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट किया इतने गीगावाट जो है हम 2031-32 तक कर देंगे, कितना 50 के अराउंड, ठीक है, अराउंड 50 गीगावाट इंस्टॉल करने का। देन दूसरी न्यूज़ आ रही है, इंडिया का पहला सोलर मिशन लाइकली टू बी, जो हमारा आदित्य है L1, एंड व्हाट इज़ L1, लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं, अच्छा यहाँ दे रखा है, एक सेकेंड,
देखो ये जैसे हमारा सन है और ये है अपना अर्थ, तो कुछ लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो आपका ग्रेविटी का जो पुल होता है ना, ठीक है, किसी भी दो मासेस का वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर मान लो ये जैसे 1 है, देन दिस इज 2, 3, 4 एंड ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे सन की ग्रेविटी और आपके अर्थ की ग्रेविटी बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पे भी और इस पे भी, तो एकदम इक्वल हो जाएगी। तो वहाँ पे जो भी आपका क्राफ्ट जाएगा उसमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। तो ये देखो यहाँ दे रखा है, एट लैग्रेंजियन पॉइंट्स ग्रेविटेशनल पुल जो दो बड़े बड़े मैसेज लाइक सन एंड अर्थ प्रिसाइजली इक्वल्स सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। आई थिंक सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ जब हम जैसे कोई भी चीज़ है जो वो घूम रही है, ठीक है, मूवमेंट में है, तो 2 फोर्सेस लगते हैं उस पर। सेंट्रीपिटल आई थिंक अंदर की तरफ लगता है, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो आउटसाइड लगता है, ठीक है, जब भी कोई मूविंग बॉडी घूमती है। तो वो यही बोल रहे हैं कि ग्रेविटी और सेंट्रीपिटल के बिल्कुल बराबर हो जाएगा तो आपका जो है वहाँ पे आपके फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो L1 जो है इट हैज़ एडवांटेज ऑफ कॉन्टीन्यूसली व्यूइंग सन। अब L1 पे ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सन दिख सकता है, तो आदित्य L1 जो है वो L1 पे जाएगा, ठीक है। एंड कोई ऑक्यूलेशन, कोई एक्लिप्स वगैरह नहीं होगा बीच में ना, तो बिल्कुल सीधा सन दिखेगा। सो 5 हैं, 3 अनस्टेबल हैं, L1, L2 एंड L3, ये आपके बिल्कुल लाइन पे पड़ते हैं, L1, L2 एंड L3। तो L1, L2 एंड L3, बाकी 4 एंड 5 इनको हम स्टेबल बोला जाता है, इनको स्टेबल बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो हमारा जो है मिड 2023 बिल्कुल अभी जो है रिसेंटली लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, जुलाई बोला था, आई गेस जून जुलाई ही बोला था आई थिंक। देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने अपना जो एक प्राइमरी पेलोड, अब इसमें बहुत सारे पेलोड्स होंगे, तो प्राइमरी पेलोड जो है वो हैंड ओवर कर दिया है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, ठीक है, ऑफ आदित्य L1 टू इसरो फॉर, ठीक है, ये तो जस्ट एक न्यूज़ हो गई। बट आदित्य L1 क्या है, पहला इंडियन स्पेस मिशन होगा जो कि सन और सोलर के कोरोना जो आपका जो सन होता है, सन की बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स होती है, तो जो आपकी ये जो लाइट निकलती है ना, दिस इज़ द कोरोना, इसको ऑब्जर्व करेगा। एंड ये आपके हेलो ऑर्बिट अराउंड दी लैग्रेंजियन पॉइंट ऑफ सन अर्थ सिस्टम, ठीक है, और ये कहाँ पे होगा, 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, यस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर है। इट विल बी प्रोपेल्ड बाय PSLV, इसमें भी PSLV होगा, ये भी याद रखना है, PSLV एक्सेल होगा। देन सिग्निफिकेंस क्या है, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कोरोनल हीटिंग को, कोरोनल मास इजेक्शन को, जो एक फोर्सफुल सन से बहुत ही फोर्सफुली, जैसे जो आपके जैसे सोलर विंड्स चलती हैं, ठीक है, जो कि आपकी जो आपके क्या कहते हैं, जो आपके क्या कहते हैं, और ये जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं इनको भी इफ़ेक्ट कर सकती है। जो अर्थ पे हमारे विंड्स, जो अर्थ पे ग्रिड सिस्टम लेआउट होता है, ठीक है, उन सबको भी अफेक्ट करती है, ठीक है। एरोप्लेन जो चलते हैं उनको भी विंड्स जो है अफेक्ट करती है सोलर, तो वो उनकी स्टडी करेगा, ठीक है। कोरोनल मास इजेक्शन, ऑब्जर्व इन सिटू पार्टिकल एंड प्लाज्मा एनवायरनमेंट, पार्टिकल डायनेमिक्स फ्रॉम सन, ठीक है, खाली याद रखो, स्टडी ऑफ द पार्टिकल डायनेमिक्स फ्रॉम द सन, ठीक है। पार्टिकल्स जो है, सन जो है वो आपका हीलियम और हाइड्रोजन, उसकी एनर्जी से ये बना है, ठीक है। अब बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इनसे भी छोटे वाले, तो उनकी स्टडी करना, ठीक है। बाकी स्पेस वेदर एंड मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करना कोरोना का, ठीक है। अदर सोलर मिशंस कौन से हैं, नासा का पार्कर सोलर प्रोब है, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, चाइना का है क्यूफू-1, ठीक है, चाइना का है क्यूफू-1, ESA का है सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी,
ओके, ये प्री के हिसाब से हम नाम याद रख सकते हैं। ये पेलोड्स के नाम है रिमोट सेंसिंग पेलोड्स एंड इन सीटू जो उसी में रहेंगे, ठीक है, आई थिंक सो। जैसे एक है VELC विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, SUIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ठीक है, सोलेक्स, ठीक है। अब ये आप VELC, स्यूट, सोलेक्स, हेलियोस, देन एस्पेक्स, पापा, तो ये सारे किससे एसोसिएटेड है? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। अब ये डिटेल में इतना तो मुश्किल ही है, बट आपका ये पूछा जा सकता है कि ये जो टर्म है ये किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो पापा, एस्पेक्स, हेलियोस, एंड देन आपका सोलेक्स, स्यूट, VELC, ओके। और ये हेलियोस में आई नहीं है, ये 1 है, ठीक है, क्योंकि हेलियोस अलग भी है एक। नाउ हम दूसरी न्यूज़ पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है उन्होंने 15 R&D प्रोजेक्ट्स अंडर द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ठीक है, टेक्निकल टेक्सटाइल जो है उसके लिए एक नेशनल मिशन था, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं इन्होंने क्लियर कर दिए, ठीक है जी। जैसे क्या होते हैं इसमें, जैसे स्पेशलिटी फाइबर हो गए, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स होते हैं, मटेरियल बिल्डिंग के लिए जियो टेक्सटाइल्स हो गए, मेडिकल टेक्सटाइल हो गए, सस्टेनेबल टेक्सटाइल, ठीक है। ये इतना प्रोजेक्ट क्लियर कर दिए, ये न्यूज़ थोड़ी पढ़नी है हमें, तो ये पढ़ना है ये मिशन क्या है, ठीक है। तो ये आपका 4 इयर्स का के लिए 2023-2024 तक का है। 4 कंपोनेंट्स है इसमें। एक तो हो गया आपका रिसर्च इनोवेशन डेवलपमेंट, दूसरा है प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है, एंड इसमें आपका इतना $1 बिलियन अराउंड $50 बिलियन बाय 2024 का टारगेट रखा था। एक्सपोर्ट भी प्रमोट करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका इंश्योर्स 10% एवरेज ग्रोथ हो अप टू 2024, एंड दूसरा है एजुकेशन ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक तो रिसर्च इनोवेशन करेंगे, फिर रिसर्च इनोवेशन हो गई तो हम पढ़ाएंगे, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट देंगे, फिर अब जो है हमारी चीज़ें बन गई तो हम उसको मार्केट करने की सोचेंगे, एंड देन मार्केट करने की सोचेंगे तो हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल वे में भी याद रख सकते हैं। अब ये होता क्या है, ये इन जनरल बता रखा है। डू वी नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस? नो, जस्ट एक ऐसी, जैसे ये देख लो, ये क्लोथ टेक्नोलॉजी, तो ये तो हो गए गारमेंट्स, शूज़ वगैरह से। एग्रोटेक हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो गया। लैंडस्केप गार्डनिंग जो करते हैं वहाँ पे अगर कोई वो चाहिए होता है, फॉरेस्ट्री। मेडिटेक हाइजीन मेडिसिन, ठीक है। तो सिर्फ कपड़े सिर्फ पहनते थोड़ी हैं, कपड़े तो बहुत सारी चीज़ों में चाहिए होते हैं, जैसे शूज़ में भी आपके कपड़े लगते हैं, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, हाँ, फर्नीचर में भी लगते हैं। तो उसके लिए जो टेक्सटाइल की ये मिशन उसी से रिलेटेड है, ठीक है, जो टेक्निकल टेक्सटाइल बोल रहे हैं हम। तो इसमें क्या है कि टेक्निकल टेक्सटाइल, अच्छा ये दे रखा है, ये ऐसे टेक्सटाइल मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि प्राइमरीली टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। एस्थेटिक लुक जो होता है, लुक वाइज, उसके लिए नहीं है ये इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो, कंपोनेंट या पार्ट ऑफ अनदर प्रोडक्ट टू एनहांस इट्स फंक्शनल प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये एक नॉलेज बेस्ड रिसर्च ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल कोई वेदर प्रूफ जैकेट्स होती है ना, ठीक है, वाटर प्रूफ जैकेट्स होती है, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, वाटर प्रूफ शूज़ होते हैं, तो ये आपके फंक्शनल प्रॉपर्टी को बढ़ा लेना, एस्थेटिक अपीयरेंस को नहीं। तो ये वो वाले टेक्निकल टेक्सटाइल्स का मतलब वही होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। सेंटर ने प्रिपेयर किया है आपका 41,000 करोड़ का इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इन ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो सेंटर प्रिपेयर कर रहा है आपका, ये एक पोर्ट बनाया जा रहा है। कितने करोड़ का है, वी डोंट हैव टू रिमेंबर। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं, एज पार्ट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज इन्वाइटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर बिल्डिंग दिस एट गैलेथिया बे। कहाँ पे बनाया जाएगा ये? गैलेथिया बे पे बनाया जाएगा।
ओके, तो ये आपका मैप दे रखा है, बट इस मैप में कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब गैलिथिया बे तो इधर है, गैलिथिया नेशनल पार्क के पास। ओके, तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसमें। देखो, इन 2021 एंटायर गैलिथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है डी नोटिफाई की गई टू मेक वे फॉर दिस। ओ माय गॉड, एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से देखो, गैलिथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डी नोटिफाई कर दिया है, अब वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं रही, ठीक है। और ये इंडिया का नेस्टिंग साइट है जाइंट लेदर बैक टर्टल्स के लिए, ठीक है। जाइंट लेदर बैक टर्टल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्लैक कलर के होते हैं आई गेस, तो इनका नेस्टिंग साइट है, ठीक है। एंड कोलकाता बेस्ड श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इज नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? इट इज द हब दैट हैंडल्स द वॉल्यूमिनस कार्गो बिटवीन द मल्टीपल वेसल्स, ओके, एंड transported away to another port rather than being shipped inland via rail, road और जो है waterway। मतलब एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे कुछ सामान भेजने के लिए होते हैं। आपके यहाँ से इनलैंड जाने वाली चीज़ें नहीं होती कि आप उसको रेल से कनेक्टिविटी दे रहे हो, रोडवे से या वाटरवे से, ठीक है, नहीं, ये आपका पोर्ट टू पोर्ट होता है, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े जो कार्गो होते हैं वो। तो सेलिएंट फीचर्स क्या है इसके? स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इन टर्म्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल ट्रेड रूट सिंगापुर कोलंबो, तो उस वे से आपका, ठीक है। नेचुरल वाटर डेप्थ भी है। देन पोटेंशियल टू कैप्चर ट्रांसशिपमेंट कार्गो फ्रॉम ऑल द पोर्ट्स इन प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। डोमेस्टिक वाले भी इसमें आ जाएंगे, और ये तो हम इंटरनेशनल बनाने की बात कर रहे हैं। और आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स हैं, जैसे सिंगापुर वाला, कोलंबो वाला, जो श्रीलंका वाला हो गया, सिंगापुर उधर, तो आपका ये मलक्का स्ट्रेट जो है अपना, उससे भी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पड़ेगा। कहाँ पे बना रहे हैं हम ये? निकोबार में, ठीक है जी, ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। अंडमान ऊपर, निकोबार नीचे, तो ये हम यहाँ पे बना रहे हैं। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है इसका? लॉजिस्टिक इनएफिशिएंसीज कम करना, पुश टू एलाइड बिजनेसेस जैसे कि शिप की सप्लाई, रिपेयर, वेयर हाउसिंग, इससे रिलेटेड है। इतने मिलियन ऑन द ट्रांसशिपमेंट कार्गो, इतने मिलियन सेव होंगे। क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ लार्ज हब, एशिया, अफ्रीका, एशिया, यूएस, यूरोप कंटेनर, इन सब के लिए, ठीक है। और ये कहाँ पे है? सदर्न मोस्ट ऑफ अंडमान निकोबार, इंदिरा पॉइंट, ओके, बिल्कुल जो एंड में है। अच्छा, ये बिल्कुल इंदिरा पॉइंट पे है। इंदिरा पॉइंट जो है ना आपका बिल्कुल इधर है, जो डूब गया था, ठीक है, जब सुनामी आई थी, तो ये इधर बिल्कुल इस पे पड़ेगा। एडिशनली इन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन, सिंगल विंडो लॉजिस्टिक्स पोर्टल है ये, जो कि एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा, ठीक है। तो एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया एडिशनली, ये अलग से न्यूज़ है, ठीक है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड पोर्ट वाली इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है दोनों, ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटरवे, रोडवे, एयरवे अलॉन्ग विद एन ई मार्केट प्लेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक पोर्टल जो है वो सबके लिए है, ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे वो रोड से हो, चाहे वो एरोप्लेन से हो, चाहे वो पानी में शिप वगैरह से हो, ठीक है। आई डोंट नो मैंने कहाँ तक बताया, मेरे ख्याल से पॉज हो गया था गलती से, सॉरी। चलो दोबारा पढ़ लेते हैं, मैं तो पूरा पढ़ा चुकी थी। देखो, कोल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया मैन्युफैक्चर सेंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो एम सेंड क्या होती है और रिवर सेंड? तो रिवर सेंड जो होती है वो नेचुरली रिवर के जो बेड पे आपके मिलती है। क्यों? क्योंकि जो नदियाँ हैं वो जब आपके पानी लेके आते हैं हिमालय वगैरह से ऊपर से, तो जो है आपका फ्रिक्शन और उन सब से जो है आपकी बहुत सारी सैंड आती है साथ में, तो वो आपके रिवर बेड में जमा हो जाती है, उसी को माइन करके निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो वो जो है आपके एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती, आपका वाटर टेबल जो है डिस्टेबलाइज हो जाता है। इसलिए एम साइन क्या होगी? ये जो है आपके कोल इंडिया लिमिटेड ने बोला है कि जो आपका जो माइनिंग की जाती है, तो माइनिंग में क्या होता है कि ऊपर की जो सॉइल की लेयर है पूरी की पूरी हटाई जाती है, काफ़ी सारी इनफैक्ट, तो वो सारी की सारी जो मिट्टी है वो डंप कर दी जाती है, या तो रेलवे ट्रैक या रोड बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। तो जो है आपकी अगर इसी से सैंड बनाए, इसको तोड़ तोड़ के इस मिट्टी को, तो आप जो है वो आपकी जो रिवर बेड से सैंड निकाली जाती है इलीगल तरीके से भी, वो भी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्रश करके बनाई जाती है, आपके 150 माइक्रोन साइज़ की होती है अराउंड।
डिफरेंट फ्रॉम द रिवर सैंड, ठीक है। ये एक फ्रेमवर्क बनाया था सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने, जिसमें कि एम सैंड बनाने की बात की गई थी। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, आपकी जो नेचुरल सैंड की माइनिंग नहीं होगी तो नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स नहीं होंगे। अमाउंट ऑफ वाटर जो आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में चाहिए होता है वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कंस्ट्रक्शन वर्क में जैसे कई बार होता है कि वॉश करना होता है यूज़ करने से पहले, लेकिन एम सैंड को वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हेल्प मेंटेनिंग द वाटर टेबल ऑफ द रिवर। माइनर मिनरल होता है सैंड, तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट के पास अंडर कंट्रोल रहेगा, ठीक है। माइनर और मेजर, तो मेजर वाला सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। देन एम सैंड और रिवर सैंड में डिफरेंस बताया हुआ है। हाई कंक्रीट स्ट्रेंथ होती है, लो कंक्रीट स्ट्रेंथ होती है, क्यूबिक फॉर्म में होते हैं, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर है और इसको एक पर्टिकुलर साइज शेप दी जा रही है तोड़ के, तो ये इस तरीके से होता है। लेकिन ये तो नेचुरल है, तो किसी भी शेप में हो सकता है, एंगुलर ग्रेन। तो इनकी जो है कंक्रीट स्ट्रेंथ इसलिए इसकी कम होगी, बॉन्डिंग क्योंकि वीक है। यहाँ पे हाई कंक्रीट है, हाई बॉन्डिंग है इसकी अच्छी खासी। सिल्ट कंटेंट जो है 3.3 से 20%, यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो। सिल्ट जो होता है आई थिंक मोटे मोटे जो पत्थर होते हैं। रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्वालिटी पे, है ना, क्योंकि तो नेचुरली है, तो डिफरेंसेस भी हो सकते हैं सिल्ट कंटेंट में, लेकिन यहाँ पे तो बेटर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाया जाएगा, तो ये बेटर रहेगा। नाउ ऑल्सो इन द न्यूज़ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये क्या है, इंडिया जो है प्रपोज कर रहा है कि इतने 130 मॉडल विलेजेस बनाए जाएंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ठीक है। तो ये आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ पे है, जो आपका अलॉन्ग द इंडिया एंड भूटान बॉर्डर्स, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, ये आपके LAC देखो, एक तो LOC हो गया जो पाकिस्तान वाला हो गया, LAC जो है वो हमारा चाइना के साथ, जो तिब्बत और उसके साथ लगता है, चाइना मतलब तिब्बत हो जाए, चाइना की टेरिटरी है एक तरह से अब, तो LAC जो है चाइना वाला हो गया। तो ये जो आपका चाइनीज़ एग्रेशन देखा गया था, ठीक है। तो इन द बैकड्रॉप ऑफ चाइनीज सेटिंग अप, अच्छा ओके सॉरी, चाइना में हमने एक पहले न्यूज़ आई थी तो कि वो मॉडल विलेजेस बनाने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए अगर वो बना रहे तो हम भी बना सकते हैं, तो हम भी बनाएंगे 130 मॉडल विलेजेस अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो इंडिया और भूटान के बॉर्डर के आसपास बनाने की बात कर रहे थे। तो ये जो है आपका कहाँ पे, नॉर्दर्न बॉर्डर को कवर करेगा, हैविंग स्पार्स पॉपुलेशन, लिमिटेड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम तो वैसे भी रहती है, तो उसको ये फिल भी करेगा। ऑफन गेट लेफ्ट आउट फ्रॉम द डेवलपमेंटल गेन्स, ठीक है। एक्सरसाइज वीर गार्जियन 2022, ये आपका एयर एक्सरसाइज है, IAF, इंडियन एयरफोर्स एंड जापान के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। तो जापान की जो एयरफोर्स है वो और इंडिया की एयरफोर्स के बीच में वीर गार्जियन, ठीक है। ग्रीन कॉमेट जो है अर्थ के पास आएगा, ठीक है, आ रहा है आफ्टर द 50,000 ईयर, पहले भी आया था 50,000 साल पहले और अब दोबारा से आ रहा है। कॉमेट्स क्या होते हैं, फ्रोजन होते हैं, रेमनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम्स ऑरिजिन, मेड ऑफ आइस, रॉक एंड डस्ट, ठीक है। तो जब सोलर सिस्टम बना था उसी टाइम पे, ठीक है, तो आपके रॉक, डस्ट, आइस से कुछ रेमनेंट्स जो वो हैं और वो फ्रोज़न है, ठीक है। तो ऐसे जो है इसका नाम जो है ये है C2022 ग्रीन कॉमेट कुड बी विजिबल विद टेलीस्कोप्स एंड बाइनोकुलर्स। टेलीस्कोप वगैरह से देख सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। अब ये ग्रीन क्यों बोला गया है, क्योंकि उसमें डायटॉमिक कार्बन है, ठीक है, विच आर इसमें क्या होता है, पेयर्स ऑफ कार्बन आइटम जब एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसे डायटॉमिक कार्बन बोला है, तो इसकी वजह से इस पर ग्रीन कलर है। ग्रीन लाइट ये शो एमिट करता है जब यूवी रेज जो है आपके सोलर रेडिएशन से जो यूवी रेज पड़ती हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जब उस पर पड़ती है तो ग्रीन लाइट शो करता है, ठीक है जी। और ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है कि कहाँ कितने डिस्टेंस पे है। कॉमेट्स ऑर्बिट इंडिकेट्स दैट इट कम फ्रॉम द एज ऑफ Oort cloud, theoretical spherical cloud of predominantly ऐसी भी तो इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ एक्सटेंडेड रियलिटी स्टार्टअप प्रोग्राम, मेटी का जो स्टार्टअप हब है, जो कि एक इनिशिएटिव है मेटी का, इन्होंने अनाउंस किया है कि इतने स्टार्टअप और इनोवेटर्स हम जो है एक्सटेंडेड रियलिटी वाले में लेकर आएंगे। अब ये होता क्या है, अच्छा इसमें प्रोग्राम में क्या है, एक्सीलरेटर ग्रैंड चैलेंज, एक्सीलरेटर प्रोग्राम और ग्रैंड चैलेंज। एक्सीलरेटर में क्या होगा कि
स्टार्टअप्स को जो है सपोर्ट करेंगे और इसमें ग्रैंड चैलेंज में इनकरेज करेंगे इनको एजुकेशन, लर्निंग, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। ठीक है, पहले इन जनरल सपोर्ट करेंगे कि वो एक्सटेंडेड रियलिटी में वर्क कर पाएँ और फिर उसको अलग अलग जो है सेक्टर्स में इनकरेज करेंगे कि आप वर्क करो। तो एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होती है, जब रियल और वर्चुअल दोनों कंबाइंड हो जाती हैं। ठीक है, तो जनरेटेड बाय द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड वेयरेबल्स, जो आपके आंखों में चश्मे के ऐसे मोटा मोटा सा होता है, उसको देख, जैसे ये था ना, ये पहना हुआ है इस बंदे ने। तो इसमें क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, तो इसमें ये सारे भी आ गए। ओके, तो एक्सटेंडेड रियलिटी में ऑगमेंटेड रियलिटी होता है जब आपका रियल एनवायरनमेंट थोड़ा सा और बढ़ा के दिखे। ठीक है, ये वर्चुअल रियलिटी इज़ कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। ठीक है, मिक्स्ड रियलिटी दोनों का। ओके, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, डीआरडीओ ने टेस्ट किया है, पावर्ड बाय स्क्रैमजेट इंजन। 2 तरह के इंजन होते हैं, रैमजेट एंड स्क्रैमजेट। ठीक है, अब ये जो है आपका क्रिटिकल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हाइपरसोनिक वेपन्स, स्पीड इसकी मोर देन 5 मैक रहेगी। मतलब मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड होता है, तो 1 मैक इज स्पीड ऑफ साउंड के बराबर, तो 5 मैक मीन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। स्क्रैमजेट इंजन जो होता है, इट इज़ वन विच कैन ऑपरेट एट हाइपरसोनिक स्पीड्स, सुपरसोनिक कंबर्शन रामजेट बोलते हैं। लाइक रामजेट, स्क्रैमजेट यूजेज एटमॉस्फेरिक एयर एंड कंप्रेसेस इनकमिंग एयर बिफोर इट एंटर्स द कंबशन चैम्बर। ठीक है, इसको मैं समझा ही देती हूँ। 2 तरह के हमारे इंजन होते हैं, एक होता है रामजेट, एक होता है स्क्रैमजेट। ठीक है, तो ये दोनों जो है बाहर की एयर लेते हैं। ठीक है, और उसी एयर को यूज़ करते हैं एज अ ऑक्सीडाइज़र। ठीक है, जो आपका फ्यूल की तरह से ना जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, स्क्रैमजेट भी करेगा, लेकिन स्क्रैमजेट और इसमें फ़र्क क्या है, ये जो है उसको कंप्रेस भी करता है। ठीक है, उसको ये कंप्रेस भी कर देता है, तो कंप्रेस करेगा तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है ये। ठीक है, इसमें यही डिफरेंस है। बाकी आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल समिट ऑन क्वालिटी ऑफ बायोलॉजिकल्स किया था अभी रिसेंटली इनॉग्रेट। बायोलॉजिकल्स तो क्या होते हैं, मेडिसिन्स के ऐसे पार्ट जो केमिकल से नहीं, जो कि सिर्फ माइक्रो मतलब बायोलॉजी से, बायोलॉजिकल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह से बनते हैं, नॉट जस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट प्लांट के सेल, एनिमल सेल्स, इन सब से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो बनते हैं। ठीक है, जैसे वैक्सीन हो गया, ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो ये आपके प्रोटीन्स होते हैं प्यूरिफाइड फ्रॉम द लिविंग कल्चरल सिस्टम्स, फ्रॉम द ब्लड और फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, बाकी मेडिसिन तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तो आपके सिंथेटिकली या प्यूरिफाइड किए जाते हैं प्लांट से, लेकिन ये क्या होते हैं, लिविंग कल्चरल सिस्टम से ही आपके प्यूरिफाई किए जाते हैं, तो मोस्टली ये प्रोटीन्स ही होते हैं। ओके, नाउ कश्मीर का पश्मीना शॉल जो है ये आपके फ्रेंच एग्जीबिशन में यूज़ किया गया। फ्रेंच कनेक्शन गोज बैक टू गिफ्टिंग ऑफ कश्मीरी कानी शॉल बाय फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्टे। तो नेपोलियन ने, ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के बाद जो है वहाँ पे, ठीक है, आया था, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। तो नेपोलियन बोनापार्टे ने अपनी वाइफ को जो है दिया था ये कश्मीरी कानी शॉल, तो इसीलिए इनका जो है फ्रेंच कनेक्शन की बात की गई है। पश्मीना शॉल इज़ नॉन फॉर द सिग्नेचर इंट्रिकेट बूटा और पासले पैटर्न। बूटा, पैसले, तो इट इज़ मेड फ्रॉम पश्म। पश्म क्या है, ये गोट है, चैंगथैंगी जगह है ना, तो लद्दाख वाले रीजन में, तो ये चैंगथैंगी गोट सॉरी जो है बकरी, उसके नेटिव जो है आपकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ये गोट, तो वहाँ से मुझसे बनती है, इसको जीआई टैग दिया गया है। बस हो गया, ठीक है, थैंक यू।